नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम जिस वैकेंसीज पर बात करने जा रहे हैं वो है भैया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, सभी जानते हैं इसे ना, गवर्नमेंट की कंपनी है ये। अब इसमें देखिए दो तरह की वैकेंसीज ओपन हुई हैं। कुछ हुई हैं जो कि फिक्स टर्म बेसिस हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, जो 3 साल तक रहेंगी, है ना। मिनिमम 3 साल तक है, और जो एक्सटेंड हो सकती है 2 साल और, यानी 5 साल आप मैक्सिमम वहाँ पर कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गई जो अपनी फिक्स्ड टर्म है या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। कुछ और भी हैं जो कि आपके रेगुलर बेसिस पे भी खुली हुई हैं। तो दोनों की पीडीएफ अलग अलग है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो मैंने पीडीएफ सामने खुली हुई है कहाँ से मिलेगी आपको, तो उस साइट पे पहले चलते हैं। देखिए, ये तो आप सर्च मार ही लेंगे, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, है ना। ये चीज़ आपको सर्च मारनी है। वेबसाइट यहाँ पर लिखी हुई है ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। ये दिख रहा है आपको, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, होम अबाउट अस, ये दिखता हुआ जितना जा रहा है यहाँ तक जाने देना है आपको, है ना। फैसिलिटीज में आप जब जाओगे, फैसिलिटीज में एक मिनट रुको जरा, होम से वापस आता है। पहले तो होम देखो, ये रहा होम, ठीक है ना। इसमें देखो नीचे कहीं पर तो नोटिस बोर्ड दिख रहा है, नोटिस बोर्ड ये रहा, है ना। इसमें आप जैसे नीचे जाओगे नीचे आओगे ना, ये देखो जरा, यहाँ पर ये आपको, अरे भग गया, हाँ, ये कैरियर दिख रहा है, क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे, एक नया वीडियो आ जाएगा भाई, जीएसएल कैरियर, कौन कौन सा, ये एडवर्टीजमेंट, सीधे एडवर्टीजमेंट में गए, है ना। ये गए। अब आप यहाँ पर देखो ज़रा ध्यान से, है ना, सारे दिख जाएंगे आपको। नहीं, यहाँ पर ये सारे लिखे हुए हैं, जैसे ये देखिए कंसल्टेंट, ये देखो सबसे ऊपर वाला कंसल्टेंट की पोस्ट है, कंसल्टेंट है, ये सब अभी अभी की है। डेट यहाँ पे लिखी रहती है, कभी आई है, 1 मार्च को, 1 मार्च को, 1 मार्च को, है ना। हमें यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ये वाली नहीं देखनी है, हमें देखनी है ये वाली। ये देखो जरा, एक आपको दिख रही होगी ये वाली, है ना, रेगुलर पोस्ट देखो दिख रही है। एक आपको इसके नीचे देखने को मिलेगी, जस्ट इसके नीचे वाली, ये रही, ये वाली। ये भी नॉन एग्जीक्यूटिव है, लेकिन ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। ठीक है। अब आपको जो भी चाहिए इनमें से, है ना, उन दोनों को, पीडीएफ को आपको ओपन कर लेना है। तो जैसे कि मैंने पहले से पीडीएफ ओपन करी है ना, मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ उसी चीज़ पर। तो ये रही हमारी पीडीएफ, दो पीडीएफ है। देखो, एक में आप यहाँ पर देखोगे, ये देखो जरा ध्यान से, ये वाली पोस्ट आपको नजर आ रही होंगी, है ना, ये सारी की सारी। देखो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एचआर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक है ना। कौन कौन सी पोस्ट है बता रहा हूँ, फिर अपन और बात करेंगे। सीएस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, इतना ही नहीं और भी है। फिर ये टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट आ जाएंगी। ये जो ऊपर वाली थी, ये कौन सी थी, ये थी आपकी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, और टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ से शुरू हो गया था, ठीक है ना। तो इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल कितनी कितनी पोस्ट है वो देखेंगे अभी अपन। शिप बिल्डिंग टेक्निकल असिस्टेंट 20 पोस्ट टोटल, है ना। सिविल के लिए भी है, आईटी के लिए भी है। फिर यहाँ से ऑफिस असिस्टेंट शुरू हो जाएगा, क्लरिकल स्टाफ हो गया, फाइनेंस वाला हो गया, पेंटर की भी जॉब है यहाँ पे, व्हीकल ड्राइवर वगैरह के लिए भी पोस्ट ओपन है। कुक, दिल्ली ऑफिस में अलग कुक, और प्लम्बर और सेफ्टी स्टेवार्ड, है ना, रिकॉर्ड कीपर, इतनी पोस्ट है, ठीक है। अब कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्या मांगा है, सब मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। 10वीं 12वीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। देखो, मैंने आपसे ये कहा था कि जो फिक्स टर्म वाली है, जैसे कि ये जो अभी मैंने अपन ने खोली ना, ये वाली, ये जो है, ये वाली जो पीडीएफ आप देख रहे हो जिसमें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लिखा हुआ है, ये ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली होगी, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, 200 रुपये की फीस लगेगी, है ना, 200 रुपये की फीस लगनी है आपकी। यहाँ पर देखिए जरा, आप सामने देखो, यहाँ पे देख सकते हो कि इनकी कितनी कितनी वैकेंसीज है। जैसे एचआर में 2 है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की इतनी पोस्ट है, उसमें हम बात कर रहे हैं। तो असिस्टेंट एचआर में 2, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर में 1 हो गई। और वो भी देख लो जरा, यहाँ पे कैटेगरी भी लिखी किसके लिए ओपन है ना। तो ये जैसे जनरल के लिए हो गई 2, ये जनरल के लिए, ये भी जनरल के लिए। अब यहाँ पे देखो, 3 साल अगर आपको करना है, तो पहले साल आपको ये देंगे 48,000, बहुत बड़ी बात है। दूसरे साल देंगे 50,000, तीसरे साल देंगे इतना। और फिर अगर एक्सटेंड होता तो अलग कहानी है। सर, एज लिमिट क्या है, अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले हो आप, तो आपके लिए एज लिमिट है 36, है ना। और सर अगर हम नहीं है, तो मान लीजिए हम SC ST वाले, तो देखो SC ST को यहाँ पर 5 साल की छूट मिली हुई है। और OBC नॉन क्रीमी लेयर को याद रखिए, OBC में 2 लेयर आती है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, उसमें सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर को ही रिजर्वेशन मिलता है, और वो 3 साल का मिल जाएगा आपको, है ना। जो एक्सटेंडेड है, जो मैक्सिमम एज है, वो थोड़ी सी खिंच जाती है। तो आपको ये जो 3 साल और 5 साल में बोल रहा हूँ ना, ये SC 36 में जोड़नी है। ओके ओके, इतनी बात है ना। तो आप देखिए यहाँ पर ना, सबके लिए फर्स्ट
जो सैलरी है पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की, वो अलग अलग है ना। याद रखना है 3 साल तो करना ही है, 2 साल और खिंच सकती है वो चीज़, है ना। तो ये क्या है, ये फिक्स टर्म बेसिस पर है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। अब यहीं पर आप जरा दूसरी जगह जाओ, ये वाली में देखो। आप देखो इसमें, आप देखोगे पढ़ोगे, ये भी नॉन एग्जीक्यूटिव है। एक मिनट यहाँ से ले लूँ मैं जरा, ये देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही है, नॉन एग्जीक्यूटिव है, लेकिन रेगुलर बेसिस पर है ये। ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट है, वहाँ पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वगैरह देखने को मिल रहे थे, यहाँ पर जूनियर सुपरवाइजर मिल रहा है कैंटीन का, जूनियर सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ये देखो यहाँ पर भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है फाइनेंस वाला, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कमर्शियल वाला, और यहाँ पर एक नर्स मेल की आवश्यकता है, फीमेल नहीं मेल। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है ना। यहाँ पे एनसीएल के लिए एक, और ये तो मतलब यहाँ पर सिर्फ इतनी ही पोस्ट है, आप सामने देख रहे हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पोस्ट है ना, ऑन रेगुलर बेसिस। अब इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितना एक्सपीरियंस मांगा, वो मैं सब आपको बताऊंगा। पहले आप यहाँ पे पे स्केल देख लो इन लोग का, 21,000 से लेकर के इतना जा सकता है, तो वो तो खैर आपकी अलग कहानी है। ठीक है। और एज लिमिट वही है, ये देखो जरा, जो मैंने बताई थी आपको, है ना। जनरल के लिए 33 हो गई, SC ST को 5 साल की छूट मिलती है तो 38 हो गई, OBC NCL को 36 मिलती है तो 3 साल की मिलती है तो उनको 36 हो गई, है ना। 33 में जोड़ दिया 3। ठीक है। सर OBC क्रीमी लेयर कहाँ जाता है, वो जनरल में ही आता है, ये दोनों के लिए। OBC क्रीमी लेयर भी इसी में आता है, ध्यान रखिए, उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। समझ गए। तो चलिए पहले वो वाली PDF खत्म कर लेते, फिर इसमें आएंगे, है ना। तो दोनों मैं साथ में लेके चलूंगा। बाकी आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। देखो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, अगर आपने अभी तक इसका सिंबल वगैरह नहीं देखा है तो यहाँ पर ये बना हुआ है। ठीक है ना। और बाकी आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट इंडिया अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आती है। जो एक्स अग्निवीर हैं उनको भी छूट मिलती है भैया, है ना। एक्स अग्निवीर वगैरह के मैं बता दूं, यहाँ देखो ध्यान से जरा, जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं या एक्स अग्निवीर हैं ना, या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के तहत सब रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है, जो भी इनका रिलैक्सेशन मिलता होगा वो मिलेगा। अब आइए ये समझते हैं कि देखो यहाँ तो आप समझ गए होगे कितनी नौकरी होगी, कितनी सैलरी होगी, है ना। साल दर साल अलग अलग होती चली जाएगी ये, है ना। पहले साल की वो देखो, जैसे मान लो कोई पेंटर के लिए अप्लाई कर रहा था, देखो उसको 20 पोस्ट टोटल। सबसे ज़्यादा पोस्ट ना मुझे दिखी थी यहाँ ऑफिस एंड क्लरिकल वाली, 32। तो जब मैं ये बताऊंगा ना, इसके लिए ध्यान रखना, है ना। यहाँ पे देख लो ST के लिए 3 है, NCL के लिए 6, EWS के लिए 3, और ऐसे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले 1 हैंड, है ना, 1 लेग, उनके लिए एक ही पोस्ट है। तो देखो जो लोग जनरल वाले को छोड़ करके बाकी कोई भी कैटेगरी है, उनको अपनी कम्युनिटी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। SC ST को कम्युनिटी सर्टिफिकेट, OBC NCL को अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट, है ना। पर्सन विद बेंचमार्क को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है ना। और EWS वालों को इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। ठीक है। अच्छा ये भी बता दूं कि सब जगह ना जो अपर एज लिमिट है वो अलग है। जैसे देखो यहाँ पर जनरल के लिए 33 है, लेकिन आप यहीं पे देखो क्लरिकल ऑफिस के लिए यहाँ पे 36 है। तो बाकी कैटेगरी OBC NCL 3 साल जोड़ लो, SC ST 5 साल जोड़ लो, इतना से कहानी भी है ना। तो ये सब देख लिया आपने, है ना। अब अपन सीधे चलेंगे नीचे। देखिए ये जरूरी है, देखिए PDF आपको देखना है, ताकि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो अपनी कैटेगरी और कम्युनिटी के हिसाब से आपको, कि भाई आपकी कम्युनिटी के लिए कितनी पोस्ट है, तो अप्लाई करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, ये पता रहे तो। ठीक है ना, इसीलिए ये सब मैं बताता हूँ यहाँ पर, इसको आपको देखना। चलिए तो शुरू करते हैं सुपरिटेंडेंट पहली पोस्ट से, जिसकी 2 ही वैकेंसी है, दोनों जनरल के लिए है। सर जनरल के लिए है तो क्या SC ST OBC नहीं अप्लाई कर सकते? सब अप्लाई कर सकते हैं, ओपन होती है ये पोस्ट, है ना। ये तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको जो बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कंसेशन आपको मिल जाएगा, मार्क्स में वो नहीं मिलेगा, एज में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो नहीं मिलेगा, ये हो जाता है बस, है ना। फीस जरूर माफ हो जाती है, बाकी नहीं मिलता है। मेरिट आपकी बनेगी जनरल के हिसाब से, ये फर्क पड़ जाता है। अब देखिए जिन्होंने भाई, इसमें पहली बात तो पहली वाली पोस्ट में ना 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर किसी के पास है तो वो अच्छी बात है, वो भी किसमें, HR में, क्योंकि HR की तो पोस्ट है ये पूरी की पूरी, है ना। बनी बात है, किसने BBA ये सब किया या BA किया है, या बस लेबर लॉ में, लेबर में, वेलफेयर में, है ना, डिप्लोमा, और साथ में BBA के साथ में, है ना, या BBA किया हो या फिर किसी और डिसिप्लिन से ग्रेजुएट हुआ हो, किसी भी चीज़ से ग्रेजुएट हुआ हो, है ना। किसी भी चीज़ से ग्रेजुएट हुआ बंदा, अगर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है या डिग्री ली हुई है पर्सनल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में, लेबर लॉ में, तो वो इसे भर सकता है, इसका ये मतलब है। 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप भर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं। सर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एक ही वैकेंसी थी, जो मैंने आपको बताई थी ना। इसमें क्या है कि देखो हिंदी, साफ साफ बोला, बैचलर डिग्री आपकी किस में होनी चाहिए, हिंदी ट्रांसलेटर है ना, हिंदी में होनी चाहिए, है ना। हिंदी में आपने बैचलर हासिल किया हो, और साथ में इंग्लिश एक सब्जेक्ट रहा हो, विद यानी प्लस। अब इसके साथ और क्या चाहिए इनको,
इसके साथ चाहिए कि भैया आपने 1 साल का डिप्लोमा किया हो हिंदी ट्रांसलेशन में, किसमें, हिंदी से इंग्लिश में, या फिर इंग्लिश से हिंदी में भी किया हो तो भी चल जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस आपका 2 साल का इसमें मांगा गया है, बस आगे बढ़ जाओ ऐसे, है ना। कंपनी सेक्रेटरी, एक ही वैकेंसी थी, कोई भी ग्रेजुएट चलेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, किसमें, सेक्रेटरी के रूप में कहीं ना कहीं। आ जाओ यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल वाले, 4 वैकेंसी थी जिसकी, आपने अगर 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है ना। मैं अब ये भी बताऊंगा क्या डिप्लोमा में जो लोग टेक्निकल असिस्टेंट की जो जितनी भी पोस्ट हैं, आप देखोगे इसमें हर जगह डिप्लोमा बोला गया है, तो कई जो डिग्री वाले हमारे सुनने वाले होते हैं उनको ये लगता है सर हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए डिप्लोमा तो मस्ट है, इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, ये तो चाहिए। मान लो अगर आपने डिग्री की है और साथ में डिग्री जब कर रहे थे, तो कई लोग होते हैं ना लेटरल एंट्री, डिप्लोमा से डिग्री में कूद जाते हैं सेकंड ईयर से, वो लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सर जिन्होंने सिर्फ डिग्री की हुई है, उनका डिप्लोमा नहीं है ना, डिग्री है डिप्लोमा नहीं है, तो ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते, नॉट एलिजिबल। मैं साफ बता रहा हूँ आपको, ध्यान से, डिप्लोमा है तो अप्लाई कर लोगे। किसमें, टेक्निकल असिस्टेंट की इतनी पोस्ट है, ये देखो जैसे नीचे भी है यहाँ पर, ये इंस्ट्रूमेंटेशन वाले में भी डिप्लोमा ही लगेगा, देखना यहाँ पर यहीं पे देखना, यहीं लिखा हुआ डिप्लोमा। अब किसमें चाहिए, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा, अगर कहीं किया है आपने तो अच्छी बात है। नीचे आ जाओ इंस्ट्रूमेंटेशन में, सेम देखो जरा, 3 साल का डिप्लोमा किसमें, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 2 साल का है तो अच्छी बात है, आगे चलते जाओ। ये देखो जरा मैकेनिकल वाला, मैकेनिकल में 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 4 वैकेंसी थी टोटल। सॉरी, टेक्निकल असिस्टेंट फिर से वही शिप बिल्डिंग है, 20 वैकेंसी थी टोटल, 3 साल का डिप्लोमा शिप बिल्डिंग में चाहिए था, है ना। अब देखो ये पूछना कि सर शिप बिल्डिंग के अलावा कोई और इंजीनियरिंग वाला इसे भर सकता है कि नहीं, इसका जवाब मैं आपको एक टेबल में दे दूंगा अभी, इसको ध्यान सुनना। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप समझ गए। डिजायरेबल मत पढ़ो, डिजायरेबल मतलब ये हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, तो मतलब एक ऑटो कैड वगैरह आता है तो अच्छी बात है, ये मान लेंगे इस चीज को। सिविल वाले में एक ही वैकेंसी थी, 3 साल का डिप्लोमा, गला खराब हो रहा है मेरा, 2 साल का एक्सपीरियंस, है ना। और आईटी, बड़ी बात है, आईटी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए 3 साल का, और 2 साल का एक्सपीरियंस, सब जगह टेक्निकल असिस्टेंट में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। ऑटो कैड वगैरह आता है तो अच्छा है। ऑफिस असिस्टेंट जिसका मैंने कहा था, क्लरिकल स्टाफ, 32 वैकेंसीज हैं टोटल। यहाँ पे देखो जरा साफ बोला है, बैचलर डिग्री है, अगर आपकी कोई भी बैचलर डिग्री हो, बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी हो, इंजीनियरिंग करी हो, डिग्री होनी चाहिए। साथ में आपने 1 साल का अगर सर्टिफिकेट कोर्स किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, पीजीडीसीए ये सब किया है, तो आप भर सकते हो। अब मान लो जिन्होंने बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में की है या आईटी में की है, तो उनको कंप्यूटर एप्लीकेशन में अलग से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उनकी इंजीनियरिंग ही अगर कंप्यूटर साइंस और आईटी में है तो यही काफ़ी है। जिनकी नहीं है उनको चाहिए वो सर्टिफिकेट, ये ध्यान रखना। 4 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया भैया, वो भी क्लरिकल वर्क में कहीं ना कहीं किया होगा तो वो चाहिए आपको, और सर्टिफिकेट चाहिए एक्सपीरियंस का, है ना, वो अपलोड भी करना पड़ेगा। ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस या इंटरनल ऑडिट जो है, 6 वैकेंसी है टोटल, है ना। डिग्री कोई भी वाली चलेगी, बस 1 साल का आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए, ठीक। और 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इन्होंने। और प्रिंटर की 20 वैकेंसीज हैं, 10वीं 10वीं 10th लेवल पे बोल दिया भाई, 10वीं पेंटर, है ना, 5 साल का एक्सपीरियंस, बस खत्म कहानी। ड्राइवर 10वीं, और साथ में लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल ड्राइविंग का, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, खत्म कहानी, आगे चले जाओ। रिकॉर्ड कीपर जो है, ये 10वीं पास हो, सीनियर सेकेंडरी है ना, ये 10वीं नहीं 12वीं है ना, ऊपर आओ, है ना, ये 12वीं है बेटा, 12वीं, वो तो हायर सेकेंडरी होता है, ये तो सीनियर सेकेंडरी हो गई। यहाँ भी देखो जरा, 10वीं नहीं है, ये भी 12वीं है, 12th, ठीक है, 12th ये रहा, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा। दिल्ली कुक, 1 वैकेंसी, वही 12वीं और 5 साल का एक्सपीरियंस, कुक। अब ये कहीं भी भेज सकते हैं इसको, 2 साल का एक्सपीरियंस, 12वीं 11वीं 10वीं ऐसी करके रखिए। प्लम्बर, आईटीआई होना चाहिए, प्लम्बर ट्रेड में ही होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होगा तो भर लेगा। सेफ्टी स्टुअर्ड जो भी है, वही 12वीं और 1 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, फायर सेफ्टी में, या सेफ्टी मैनेजमेंट किसी एक में हुआ हो, 5 साल का एक्सपीरियंस आप भर लोगे, और ये सर्टिफिकेट आपके पास, मतलब इनसे सर्टिफाइड होना चाहिए, समझ गए। अब आ जाओ ऐसे, वो जो कौन कौन से लोग भर सकते हैं, जैसे जहां पर मैकेनिकल कहा गया है वहां पर मैकेनिकल वाले हैं, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले हैं, ये ब्रांच के नाम है, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मरीन इंजीनियरिंग, अगर इनमें से कोई भी ब्रांच है तो जहां मैकेनिकल लिखा आप वहां भर सकते हो। इलेक्ट्रिकल जहां लिखा है
इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भर सकते हैं। कंप्यूटर आईटी में आ जाओ, कंप्यूटर साइंस आईटी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भर सकते हैं। सिविल एंड स्ट्रक्चरल ब्रांच वाले, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वाले, सिविल वाले सब भर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये लोग भर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था जितने भी टेक्निकल असिस्टेंट वाली पोस्ट हैं उनमें डिप्लोमा बहुत ज़रूरी है, एजेंशियल लिखा हुआ है। जिन्होंने बी टेक किया है लेकिन डिप्लोमा नहीं है तो वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे, समझ गए। ये थी पूरी बात है। पेपर कैसे होगा भैया, रिटन टेस्ट ले सकते हैं। शैल लिखने का मतलब है कि रिटन टेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी सकता, भीड़ के ऊपर होता है ना। फिर इसके जब ये आप ये पास, रिटन टेस्ट आपका भैया देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है और पेन पेपर वाला भी हो सकता है, OMR शीट भी हो सकती है, कुछ भी बताया नहीं है। अगर हुआ तो इनका कहना है कि रिटर्न जो है वो 25% वेटेज रखेगा, है ना। सॉरी, जो रिटर्न एग्जाम होगा उसमें क्या आएगा वो भी बता दे रहे हैं ये लोग। देखिए अगर, एक सेकंड, तो जो रिटर्न है, रिटर्न में 25% सवाल आपके जनरल एप्टीट्यूड यानी कि 10th लेवल की मैथ्स होगी, और 75% जो आपके सवाल रहेंगे वो आपके ट्रेड से रहेंगे। जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल क्वेश्चन, CS है तो CS के क्वेश्चन हो गए, 75% हो गए, ये इसका मतलब है। ठीक है ना। इसके बाद आप जब ये निकाल लोगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट हो सकता है अगर लेना चाहेंगे वो तो, है ना। तो ये इस तरह से होगा, देखो जरा ध्यान से, ये है रिटर्न टेस्ट का वेटेज। अब ये ध्यान देखो, सिलेक्शन पैरामीटर, वेटेज एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। जैसे कि पेंटर, कुक, व्हीकल ड्राइवर, रिकॉर्ड कीपर, प्लम्बर, सेफ्टी स्टीवर्ड, ये इनके लिए जो मामला है वो यहाँ ध्यान से सुनेंगे। आपका रिटन टेस्ट का जो वेटेज है वो 30% है। स्किल टेस्ट जो है वो 70% का वेटेज रखता है। इतना ओके हो गया। अब दो, क्या बोल रहा है ये, जो रिटन टेस्ट है और स्किल टेस्ट है, ठीक है, जनरल वालों को इन दोनों को मिला करके, भाई देखो इन दोनों को मिलाओ कितना परसेंट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करना है कि जनरल वाले कब क्वालिफाई माने जाएंगे। तो अगर आप इस 100% में से 40% ले आते हो तो जनरल और EWS क्वालिफाई माना जाएगा, यानी आगे बुलाया जा सकता है। मेरिट में आने के लिए इतना चाहिए क्या, नहीं, इससे ज़्यादा चाहिए होगा, बनी बात। ये तो सिर्फ क्वालिफाई की अगले स्टेज में जा सकता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो डिपेंड करता है ना कौन ज़्यादा लाया था। ठीक है। अब सर बाकी कैटेगरी जो है वो उनके लिए 35% है, यहाँ पे लिखे हैं वो कैटेगरी सारे के सारे। अब मान लो किसी ने ऑफिस असिस्टेंट या टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, तो उसका रिटर्न का जो वेटेज है वो 40% है और स्किल का जो वेटेज है वो 60% है ना। इतना गोद दिया है कि इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से। आ जाओ। 40, 60, तो ये हो गया 100%। तो ऑफिस स्टैंड और टेक्निकल के मामले में जनरल को 40% लाना पड़ेगा 100 में से, और बाकी कैटेगरी को 35। तो ये तो यहाँ तो देखो सब जगह वही है। अब जब मान लो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 50%, 50%, यहाँ पे रिटर्न और स्किल दोनों को बराबर बराबर इससे मिला है, तो ऐसे 100% हो रहा है। लेकिन क्वालिफाई है जनरल वाले 40 में ही माने जाएंगे और 35 में माने जाएंगे बाकी वाले। ठीक है ना। पोस्टिंग ये कहीं पे भी कर सकते हैं आपकी, है ना, ये ध्यान रखना है। और अब देखो जिन्होंने एडवांस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस जो है उनके पास है, एडवांस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप के बाद का अगर है तो वो कंसिडर किया जाएगा एक्सपीरियंस के तौर पे, ध्यान रखना। ठीक है ना। 200 रुपये आपको देने हैं, तो भी पेड ऑनलाइन थ्रू SBI, है ना। एप्लीकेशन विदाउट, अच्छा, फीस शैल बी लाइबल फॉर रिजेक्शन, एप्लीकेशन विदाउट मतलब अगर नहीं भरी तो रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये जो कैटेगरी SC ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, इनको कोई भी फीस नहीं देनी है, एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है ना, इनके लिए निल है। तो मतलब ये जनरल वाले हो गए, ठीक है, OBC वाले हो गए, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी आ गया इसमें। इन सबको फीस देनी है भैया, ये रही 200, नॉन रिफंडेबल है। ठीक है। अब जो रिटन टेस्ट निकालेंगे पहले उसमें क्वालिफाई होना पड़ेगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, तो ये तो क्या सबको पता होता है ना। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे देना हो तो मैंने आपको वहाँ पे बता ही दिया था। ठीक है। और कोई दिक्कत होने पर, अच्छा लास्ट डेट और ये सब अभी आपको पता चलना है ना, मैं उसको बता देता हूँ। ठीक है, ये इस पर आप मैसेज कर सकते हो कोई भी डिफिकल्टी हो जाए अप्लाई ऑनलाइन करने में तो। ठीक है ना। ये अब ये सब ऐसा है कि देखो कलर फोटोग्राफ जो है वो आपकी होनी चाहिए, बैकग्राउंड पीछे का वाइट होना चाहिए,
है ना, फेस वगैरह सब सामने देख लो, टोपी हैट मुँह आड़ा तो नहीं होना चाहिए, सही बात है। 450 KB की चलेगी। सिग्नेचर जो है वो 450 KB का अपलोड करना है। आपके जो 12वीं के मार्कशीट है वो 500 KB के होने चाहिए। जो और कोई डिग्री डिप्लोमा के हैं तो 1 MB तक चल जाएंगे, ये इनका साइज है जितना अपलोड करना है। आपके कास्ट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट जो भी हैं वो 500 KB के हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1 MB तक के हो जाएंगे। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिसिप्ट जब आप 200 रुपये जमा कर देंगे तो उसकी रिसिप्ट आएगी, उसको भी अब यहाँ पे स्कैन करके कॉपी अपलोड करनी है वहाँ पे, तो 500। आधार भी 500 भैया। ये हो गया पूरा मामला, ठीक है ना। ऑनलाइन पेमेंट का पूरा बता दिया। ये लास्ट है यहाँ पे देखो जरा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 28 फरवरी से शुरू है और 27 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 28 फरवरी याद रखना है, 28 फरवरी से 27 मार्च, उससे पहले अप्लाई कर देना। जो दूसरा PDF है उसमें भी सेम कहानी है ना, जैसा कि मैंने बताया था आपको। ये देखो जरा पोस्ट एक बार वापस से दिखा देता हूँ। जूनियर सुपरवाइजर कैंटीन, जूनियर सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, सुपरिटेंडेंट हो गया, सुपरिटेंडेंट फाइनेंस, कमर्शियल, नर्स मेल, ये सब, ये जितना देख रहे हो आप है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। 9 पोस्ट मैंने आपको बताई थी। आप यहाँ पे देख सकते हो एजेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे कि मान लीजिए जूनियर सुपरवाइजर कैंटीन एक वैकेंसी है। तो इसमें होटल मैनेजमेंट अगर आपने ग्रेजुएशन में किया है, या हॉस्पिटैलिटी या होटल एडमिनिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है तो आप इसे भर सकते हो। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, है ना। और दूसरा मतलब होटल मैनेजमेंट वाले, केटरिंग वाले, ये सब लोग भर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है बस। जूनियर सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एक वैकेंसी थी, इसमें डिप्लोमा मांग लिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और साथ में एक 1 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी भी मांग ली, 1 साल का जो होता है वो, ठीक है। अवॉर्डेड बाय बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये सब फालतू चीज़ें। और 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया, है ना। और अब आ जाइए यहाँ पे, कोई बात नहीं, फ़ोन आते रहते हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट फाइनेंस की बात करते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखो, ग्रेजुएट होना चाहिए, हैविंग पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, जिसने भैया इंटरमीडिएट 10वीं 12वीं निकाल के बैठा हो वो, है ना। हैविंग पास द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, 2 साल का एक्सपीरियंस। कमर्शियल वाले की बात करते हैं भैया, 3 साल ग्रेजुएट हो या तो 3 साल का डिप्लोमा कर दिया उसने, है ना। और साथ में उसके पास 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, या मिनिमम 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। मटेरियल मैनेजमेंट में, कमर्शियल में, सप्लाई चेन में, मैनेजमेंट में, इन सब में होना चाहिए। किसी एक में हो, 2 साल का एक्सपीरियंस तो बढ़ सकता है। आखिरी नर्स मेल, यहाँ पर BSc नर्सिंग वाले भी भर सकते हैं, या फिर 2 साल का जिन्होंने फुल टाइम डिप्लोमा किया है नर्सिंग में, मिडवाइफरी में, है ना, तो वो लोग इसे भर सकते हैं। और 2 साल का एक्सपीरियंस। अब जहाँ पे इलेक्ट्रिकल लिखा है वहाँ पे ये ब्रांच वाले से भर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जो जूनियर सुपरवाइजर है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वाला, इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड इज एसेंशियल, मतलब डिप्लोमा तो मस्ट है। अब मान लो किसी ने BE-BTech की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और डिप्लोमा नहीं किया है, तो वो भर सकता है क्या? नहीं, वो नहीं भर सकता, है ना। मतलब BE-BTech वाला जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वो जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी हो, है ना, लेकिन डिप्लोमा नहीं हो तो नहीं भरेगा, है ना। लेकिन अगर उसके पास बी ये डिग्री के साथ साथ डिप्लोमा भी था, मतलब लेटरल एंट्री वाले मेरे भाइयों, तो वो भर सकते हैं। बस डिप्लोमा नहीं भर पाओगे। इसकी फीस 200 रुपये। ये रेगुलर पोस्ट है, मालूम है ना आपको, मैंने कहा था सेम वही है। देखो रिटर्न क्या होना है सब कुछ मैंने बता दिया। जनरल एप्टीट्यूड जो है वो 25%, है ना, कोर्स में रहेगा, मतलब क्वेश्चन आएंगे, और 75% आपके जो आएंगे वो ट्रेड से आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी तो मैंने आपको बता दिया था। देखो यहाँ पे जरा 75% वेटेज यहाँ पे रिटर्न का है। स्किल का जो वेटेज है वो 25% है, तो टोटल हो गया 100%। अब क्वालिफाई कितने में जनरल माने जाएंगे? 50% में। बाकी NCL ST कितने मानेंगे? 45% में, है ना। प्लेस पोस्टिंग तो वहीं GSL ही मिलेगी। 200 रुपये की फीस यहाँ पर भी है, ठीक है ना। और बनी बात है SC ST और इन सब के लिए, ये याद रखना, ये हम वो पोस्ट बात कर रहे हैं जो रेगुलर थी। इससे पहले जो मैं बात कर रहा था ना खूब सारी, वो सारी की सारी कैसी थी, है ना, उससे परेशान मत होना। अच्छा, कोई भी गवर्नमेंट वाले से अप्लाई कर सकते हैं जो किसी और डिपार्टमेंट में, बस उन्हें NOC देना पड़ता है, नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट, जो उनके मालिक उन्हें देते हैं जहाँ वो काम करते हैं, कि हमें कोई आपत्ति नहीं है भैया, हमारे बंदे अगर आपका फॉर्म भरते हैं तो, है ना। बाकी सब सेम है, डेट वही है। स्कैन जो करना है ना, जो अभी मैंने बताया था, सारा कुछ वही वही लिखा हुआ है।
तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेट वही है, देख लीजिए, शुरुआत यहाँ से हुई थी 28 फरवरी से और लास्ट है 27 मार्च। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, है ना। वीडियो लंबी हुई है जो भी हुई, इससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। आपकी नौकरी के लिए है। देखिए जब मैं 2-2 पीडीएफ पढ़ सकता हूँ तो आप सुन तो सकते ही है, ठीक है ना। आपके पूरी जानकारी के साथ ही कोई फॉर्म भरना चाहिए, कौन सा रेगुलर कौन सा नहीं है, ये मैंने आपको अच्छे समझाने की कोशिश करी है, ठीक है ना। यहाँ तक की वेबसाइट भी दिखाई है। फिर भी कोई दिक्कत हो जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ हर चीज़ की, दोनों पीडीएफ की, वेबसाइट की, हर जगह की दे रहा हूँ ना। कहाँ से अप्लाई करना वो भी दे दूंगा मैं आपको, है ना। तो इतना काम आपको करना है बस, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। कोई बहुत परेशान हो रहा है, मेरे भाई हैं ये, लगा लगा कि बिल्कुल कि उठा ही लो। खैर कोई बात नहीं, क्या करें, भाई हैं, प्यारे हैं, लगाएंगे। और डांट भी नहीं सकते, ये ज़रूरी है ना। ख्याल रखना है अपने को उनका। चलिए कोई बात नहीं, आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, है ना। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको अगर मिलती रहे तो उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। और कोई ज़रूरतमंद हो तो उसको ये चीज़ वीडियोस जो है आप भेज दीजिए, ताकि वो बेचारा कम से कम अप्लाई कर सके, है ना, रेगुलर वाले में या कॉन्ट्रेक्चुअल में, ये उसके ऊपर है ना। तो बस धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। यूं ही प्यार बरसाते रहिए मुझ पर।